So very good afternoon class. Good afternoon, sir. Very good afternoon. यहाँ पर निरूपम गुड्स, निरूपम जी जो पब्लिकेशन है उनकी तरफ से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाली बुक पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जो डॉक्टर विनोद विपुल जी ने टॉपिक अपना उठाया है चैप्टर नंबर 8 में कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, इसी को ही कवर अप कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में जैसा कि आपको पता है हम लोग कंपोजिट सप्लाई को पूरा कवर कर चुके थे। आज इसी के आगे का ही कंटेंट होता है हमारा मिक्स्ड सप्लाई। तो कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई जो है वो स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूज करता है। कुछ स्टूडेंट्स एडमिट हो रहे हैं, उनको एडमिट कर लें कि मिक्सिंग एक जैसी ही लगती है, मगर इसमें बेटा डिफरेंस है। तो पहले आपको एक लाइन से मीनिंग बताते हैं, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल। या रहने दीजिए, पहले आप जो है एग्जाम्पल पर आइए, फिर हम वापस मीनिंग के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल्स क्लियर कट दिख रहे हैं, बहुत ध्यान से इनको समझिएगा बेटा। उसकी वजह ये रहती है कि स्टूडेंट को अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे ये कंडीशन तो कंपोजिट की लग रही थी, ये मिक्स्ड है। इसको पढ़ने से पहले समझ लीजिए कि जब आपने प्रीवियस पढ़ा था कंपोजिट सप्लाई, तो कंपोजिट सप्लाई का मतलब था कि ये कॉम्बिनेशन है किन किन का, प्रिंसिपल सप्लाई का, जैसे टीवी मैंने एग्जाम्पल प्रीवियस क्लास में लिया था, और फिर उसके साथ में अटैच थी बाकी आइटम्स। तो जो बाकी आइटम्स इसके साथ अटैच थे वो प्रिंसिपल सप्लाई के साथ बेटा अटैच थे, और इनको इससे अलग नहीं किया जा सकता। इसको याद रखिएगा कि ये एक फेविकोल होता है, और ऐड भी आता है फेविकोल का मजबूत जोड़। तो जिस तरीके से फेविकोल का मजबूत जोड़ लग जाता है, उसी तरह से कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई का अपना कोई इंडिविजुअल पर इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती। स्पेसिफिक कंडीशन छोड़ दी जाए तो इसके बिना उनको फॉरवर्ड ही नहीं किया जा सकता। तो प्रिंसिपल सप्लाई के साथ में जो अटैच्ड सप्लाई है उनको रखते हैं, तब ये टर्म हमारा बनता था कंपोजिट का। तो मेन चीज क्या आई, मेन चीज आपको ये याद रखनी है, जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये एक फेविकोल है जिसको अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक साथ काम करेंगे। तो क्या सर मिक्स सप्लाई में फेविकोल नहीं होगा? बिल्कुल सही आप समझे, मिक्स सप्लाई में ये फेविकोल नहीं होगा। तो मिक्स सप्लाई का जो कंपोनेंट है उसको सेपरेट भी किया जा सकता है। तो सर सेपरेट अगर किया जा सकता है तो हम उसको अलग अलग करके सेपरेटली क्यों नहीं सेल कर रहे हैं? सेपरेटली सेल करने पे आउटपुट और परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं आती। कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उनका एक पैकेज बनाना पड़ता है और एक के साथ दूसरे की आइडेंटिटी लगानी पड़ती है। इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1 पे आता हूँ। मिस्टर ए परचेज्ड अ दिवाली गिफ्ट। अब इस दिवाली गिफ्ट के अंडर में देखिए क्या क्या दे रखा है। स्वीट्स दे रखी हैं, स्वीट्स की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, आप स्वीट्स को इंडिविजुअल सेल कर सकते हैं। कहीं ज़रूरी नहीं है कि जो स्वीट्स है वो चॉकलेट के साथ सेल हो। वैसे ही आप मार्केट में चॉकलेट लेने जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप चॉकलेट के साथ स्वीट्स को परचेज करिए। उसी तरह से तीसरा कंटेंट है जूस या कोको कोला, पेप्सी, कुछ भी हो सकता है। कहीं ज़रूरी नहीं है कि आप अगर पेप्सी को खरीदिए तो उसके साथ चॉकलेट खरीदना ज़रूरी है, आप सेपरेट कर लेते हैं। इसी तरीके से क्रैकर्स हैं पॉइंट नंबर 4, ये सब सेपरेटली होते हैं। आप क्रैकर्स खरीदने जाइए तो आपसे थोड़ी कहेगा कि आप चॉकलेट भी खरीदिए और स्वीट भी खरीदिए। तो ये सेपरेटली परचेज हो जाते हैं, ये एक दूसरे से फेविकोल के मजबूत जोड़ की तरह चिपके नहीं है, ये अलग अलग है। मगर कंडीशन ऐसी होती है कभी कभी कि इनको एक साथ रखें
तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आती है, सेल अच्छी होती है, और उस पर्टिकुलर ओकेशन पर ऐसे कॉम्बिनेशन चलते हैं। तो जैसे ये एक ओकेशन है, कौन सा हमने ओकेशन लिया, हमने ये दिवाली का ओकेशन लिया, दिस वन। तो अब आप दिवाली में जाते हैं परचेज करने के लिए और आपको किसी को गिफ्ट देना है, तो आप क्या करते हो, स्वीट्स भी खरीदते हो किसी दूसरी दुकान से, फिर आगे जा करके कहीं से उनके यहाँ बच्चे हैं तो चॉकलेट भी ले लेते हो, बुजुर्गों को जूस बड़ा पसंद आता है और बच्चों को कोक पेप्सी कोला थम्स अप बड़ा पसंद आता है, आप चाहते हैं ये भी उनको दे दिया जाए। और काफ़ी लोग क्रैकर्स अलग अलग तरीके के हैं तो ये भी आप गिफ्ट में देना चाहते हो। तो आप अलग अलग 4 शॉप पे जा रहे हो, आपके सामने इन सबको लेना है, तो इन सब के लिए आपको 4 शॉप्स पे जाना पड़ रहा है। ये 4 अलग अलग शॉप्स है। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि हम इंडिविजुअल किसी भी शॉप पे चले जाते हैं। तो अब आप यहाँ पर स्टैंड कर रहे हो और आपको अगर लेना है गुड्स, तो आप इस शॉप पे जाओगे, इस शॉप पे जाओगे, इस शॉप पे जाओगे, इस शॉप पे जाओगे। तो होता क्या है कि आप बहुत परेशान हो जाते हैं, टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। तो ऐसे ओकेशन पे आप चाहते हो कि हमें कोई एक बना बनाया पैकेज ही क्यों ना मिल जाए। तो जब पैकेज मिल जाएगा तो क्या करना है, खाली एक शॉप पे जाना है, जो 5th नंबर शॉप है, ये पूरा पैकेज दे रही है। मतलब यहाँ पर आपको जो 1 में मिलेगा, जो 2 में मिलेगा, जो 3 वाली शॉप में मिलेगा, जो 4 वाली शॉप में मिलेगा, वो सारा का सारा पार्ट आपको 5th वाली शॉप पे जाने को मिल जा रहा है। तब मैं आपसे पूछूंगा भाई आप क्या प्रेफर करोगे इस समय, तो आप कहेंगे सर इन सब से अच्छा है कि हम तो 5th शॉप पे जाएंगे और यहाँ से जा करके हम इस गुड्स को परचेज कर लेंगे। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका किसका, मिक्स्ड सप्लाई का, क्योंकि 5th वाले ने क्या किया इस ओकेशन पे, पूरी की पूरी मिक्सिंग कर दी, और इस मिक्सिंग में आपको आपके मतलब की चीजें मिल गई। कुछ को लगता है, इसका क्रिटिसिज्म करते हैं कि सर अब मान लीजिए कि हमको जो है कोको कोला नहीं चाहिए था, हमको जूस नहीं चाहिए था, मगर अब तो हमारे साथ बाउंडेशन हो गई कि हमको ये 3rd वाला भी कंटेंट परचेज करना पड़ेगा, मगर हम ये परचेज नहीं करना चाहते। अब पैकेज तो पूरा बना हुआ है, हमें पूरा पैकेज लेना पड़ेगा। हाँ बेटा, कुछ तो एडवांटेज और कुछ तो डिसएडवांटेज होती ही हैं, तो आपको फुल पैकेज ही लेना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से आजकल टीवी पे आप देखते हैं कि इसको चार्ज करा लीजिए, और चार्ज कराने के लिए पैकेज होता है, और इस पैकेज के साथ में कुछ अलग अलग भी टर्म आप यूज कर सकते हैं, अलग अलग सर्विसेज भी आप यूज कर सकते हैं। तो एक बेसिक पैकेज दे दिया जाता है जो कि नॉर्मली सबको पसंद है, ताकि कोई प्रेशर में ना रहे। जो चैनल्स होते हैं कुछ बेसिक जो हर कोई देखना चाहता है, तो उन चैनल को एक जगह पैकेज में रख लिया जाता है। इसके साथ में कुछ और सर्विसेज हैं इसी की चैनल के लिए, मन हो तो आप लीजिए एडिशनल करके, तो एडिशनल पेमेंट कर दीजिएगा, नहीं है तो मत दीजिएगा। तो ये भी बेटा मिक्स्ड सप्लाई का ही एक एग्जाम्पल है। और जब फुल कंप्लीट एक साथ हो जिनको अलग ही नहीं किया जा सकता, तब एग्जाम्पल जो है वो कंपोजिट का हो जाता है। तो यहाँ पर ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका हुआ एग्जाम्पल 1 से। अब एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। कट फ्लावर्स, डेकोरेटिव प्लांट, services of gardener are provided in a nursery of plant. It will be a mixed supply because here the bundle is not natural. तो देखो फिर से वही बात आई कि हम इंडिविजुअल ले सकते हैं और ये नेचुरल नहीं, इनको बनाया गया है। कट फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स कैन बी सोल्ड सेपरेटली। यही बस एक मेन मिक्स सप्लाई की पहचान है, कि जैसे ही कंफ्यूजन हो कि जो सप्लाई हमें दिख रही है क्वेश्चन में, इसके लिए हम मिक्स्ड समझे या हम इसको कंपोजिट सप्लाई समझे। जब आप ये देख लें कि हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब सारी सर्विसेज सप्लाई एक दूसरे से अटैच हैं, फेविकोल का मजबूत जोड़, मैंने इसीलिए एक एग्जांपल दिया, एक स्लोगन होता है उसका यूज किया, जब उनको एक दूसरे से अलग नहीं कर पा रहे हैं तब वो कंपोजिट पे रखिएगा, और जब हम इनको सेपरेट कर लेते हैं तो ये मिक्स्ड भी होंगे। इसीलिए यही आपके दिमाग में आना चाहिए, सोचिएगा इसको कि क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ये अलग अलग परचेज और सेल हो सकता है तो ये मिक्स्ड है, और अगर जब नहीं हो सकता, बंडल एक जैसा है, तो इसको आप कंपोजिट में रख दीजिएगा। अब तो ये बात हुई समझाने की। अब अगर मीनिंग में आंसर लिखना हो तो सर
हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो ये देखिए, यहाँ पर मीनिंग की बात कवर अप करते हैं। इस मीनिंग में लैंग्वेज आपकी अपनी कोई भी हो सकती है, बस समझ में आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर हूँ, व्हेन टू और मोर सप्लाई, तो मिनिमम टू तो वर्ड यूज होगा ही होगा, क्योंकि पैकेट अगर सिंगल है तो सेपरेट हो गया, उसके साथ अटैच। when two or more supplies, each of which its own identity and they can also be complemented separately, तो अलग अलग सेल किया जा सकता है, but for the convenience of the customer are kept in the same packing। मैंने बताया ना, कन्वीनियंस हो गया, दिवाली के टाइम पर एक ही शॉप पे सब मिल गया। दे आर सप्लाइड विद द सेम वैल्यू, सच सप्लाई इज कॉल्ड मिक्स्ड। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, सेम वैल्यू की इसमें प्राइस जो है वो सेम ही रहता है, मगर कभी कभी कंबाइन जब करते हैं तो कुछ परसेंट डिस्काउंट भी कर देते हैं, वो तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो गई। अच्छा, फिर इन दिस सप्लाई बंडल ऑफ सप्लाई इज नॉट नेचुरल बंडल। अभी अभी हम लोगों ने बात करी थी कि मजबूरी नहीं है कि सब एक दूसरे से चिपके हों, नेचुरली एक जैसा नहीं है। कंपोजिट में नेचुरल बंडल को बहुत ढंग से समझाया है। दीज सप्लाईज डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, अलग अलग हो सकता है, एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है। There is only one special thing in these supplies, that our supply are packed together and all supply have one single invoice in one group value। मतलब चार अलग अलग दुकानों पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, चार अलग अलग बिलों का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक ही बिल में सारे कंटेंट आ गए जिनकी आपको ज़रूरत थी, और टाइम भी आपका सेव हो गया। पहली पहचान, बस ये बेनिफिट एक मेन मिलता है। बेस्ड ऑन देयर नेम, प्रॉपर्टी, वेट, एक्सेट्रा, दीज सप्लाईज कैन बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली। तो कुल मिलाकर के यही है, मतलब कि सेपरेटली अगर इनको आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ये मिक्स्ड है, नहीं सेपरेटली कर पाते तो ये कंपोजिट है। तो एग्जामिनेशन में सर क्या हम ऐसे ही लिख देंगे? मीनिंग हो तो बेटा ऐसे ही लिख देना, मगर जब डिफिनेशन हो तो फिर ये लिखना। सर ये तो रटना पड़ेगा। यस, mixed supply is defined under the section 274, 2 subsection 74 CGST एक्ट 2017 में। सर ये 74 हम कैसे याद करेंगे? याद तो करना पड़ेगा आपको 74। अच्छा, देन क्या कहता है ये? मीन्स टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो चाहे ये गुड्स का हो, चाहे ये सर्विसेज का हो अलग, या फिर इसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, गुड्स और सर्विसेज दोनों ही हो सकते हैं। सर ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों कैसे हो सकते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल हो जाता। हाँ बेटा, आप कोचिंग पढ़ने के लिए गए, टीचर ने आपको पढ़ाया वहां पर, तो ये तो उसकी सर्विस का पार्ट आ गया, और साथ में आपको स्टडी मटेरियल दे दिया, ये उसके गुड्स का पार्ट आ गया। और आपको अब स्टडी मटेरियल खरीदने के लिए मार्केट में नहीं जाना पड़ा, कोई बुक्स आपको स्टडी मटेरियल के लिए दौड़ना नहीं पड़ा, एक ही जगह से आपको दोनों चीजें मिल गई। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन हो गया दोनों का। अच्छा सर, फिर अगर इसी में गुड्स का हो तो वो कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप ये भी समझ लीजिए, देखिए बेटा, अगर गुड्स भी हैं और सर्विसेज भी हैं और एक साथ कई ज़्यादा गुड्स हो सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं सर्विस की बात करता हूँ। कोचिंग गए, टीचर ने पढ़ाया, एस फॉर सर्विस, ये एस सर्विस को डिनोट कर रहा है। अब सर अच्छा, दो अगर गुड्स हो जाए, गुड्स वन हो जाए, गुड्स टू हो जाए, तो क्या ये भी इसी पैकेज में आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। गुड्स टू का पैकेज का मतलब कि जो स्टडी मटेरियल दिया उसके साथ उसने तुमको पेन भी दे दिया, तो ये भी आपको अलग से परचेज करने की जरूरत पड़ी। साथ में लिखने के लिए रजिस्टर भी दे दिया, और बुक्स तो वो अपने नोट्स अवेलेबल करा ही रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए, अब आपको कोचिंग के लिए अलग नहीं भागना पड़ा, क्लासेस के लिए टीचर के पास, बुक्स के लिए अलग नहीं भागना पड़ा, सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल गई। तो यहाँ पर ये मिक्सड है, और पहचान मिक्स की यही है कि क्या अलग अलग नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं कर सकते थे? आप ये जो गुड्स है, मतलब जो बुक है, वो बुक उसके यहाँ जा करके नहीं, कहीं मार्केट से किसी भी जगह से स्टेशनरी से परचेज कर लेते तो अलग हो गया। पेन जरूरी थोड़ी पेन आप वहीं से लीजिए, पेन आप दूसरी स्टेशनरी की शॉप पे जाते, वहां से आप स्टेशनरी सेकंड शॉप से ले लेते। तो ये भी आपके पास ऑप्शन रहता है। फिर चलते हैं, मीन्स टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड इन कंजंक्शन विद ईच अदर बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस। तो अब थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन में है कि पर्सन नहीं यूज करिएगा, टैक्सेबल पर्सन को
यूज करिएगा। फॉर ए सिंगल प्राइस, मैंने बताया कि इन सबका अब आपको एक ही बिल मिल जाएगा। वेयर सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई, और इसी डेफिनेशन में ये भी दे दिया कि जो कि कंपोजिट सप्लाई नहीं हो। इसीलिए पहले आपको कंपोजिट सप्लाई बता दिया कि कंपोजिट सप्लाई समझ में आ जाना चाहिए। जब कंपोजिट सप्लाई आ गया मतलब फेविकोल का मजबूत जोड़ जिनको अलग नहीं किया जा सकता, फिर जिनको अलग किया जा सकता है उनको मिक्स सप्लाई में रखा, सेक्शन 274 में, 2 सबसेक्शन 74 में रखा। कौन रहेगा? टैक्सेबल पर्सन रहेगा, और एक सिंगल प्राइस इसमें दिया जाएगा। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, याद करनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन में अगर डिफाइन आ गया तो आपको इसी तरीके से पूरा लिखना पड़ेगा। अब बताइए किसी स्टूडेंट को इसको लेकर के कोई दिक्कत डेफिनेशन में? अभी आगे आते हैं फीचर्स पे। फीचर्स बताए थे आपको मैंने कि मुझे पिछली क्लास में फीचर्स का एक एग्जांपल दिया था, फिर से एग्जांपल एक दे रहा हूँ कि मुझे जो है एक हाथी जो है वो मेरे घर पे दिखाई दिया कमरे पे। उसके छोटे छोटे से पैर थे और उसका बहुत छोटा छोटा सा ईयर था और उसकी जो है एक छोटी सी टेल थी। ये जो था, ये मुझे देखते ही दीवार में एक छोटा सा छेद था और ये उस दीवार के अंदर छेद से घुस के भाग गया। ये एलिफेंट। तो आप कहेंगे सर ये फीचर तो आप बता रहे हैं रैट का और बोल रहे हैं एलिफेंट, तो मैच नहीं कर रहा। तो बेटा फीचर यही है, जो डेफिनेशन है उसी से मैच कर जाए। अगर आपको ये फीचर समझ में आ गए तो डेफिनेशन और मीनिंग अपने आप बन जाती है। तो डेफिनेशन के जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उन्हीं को फीचर्स में रखते हैं। नंबर 1 मैंने बताया कि पर्सन नहीं रजिस्टर्ड पर्सन होगा, पहला पॉइंट अपने आप कवर अप हो गया। दूसरा, ये पूरी की पूरी सप्लाई जो है वो नॉर्मली इंडिविजुअल अगर किया जाए तो टैक्सेबल होती है। ये ब्लॉक्स मैं आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं आंसर में, ये कीवर्ड्स आपके आंसर में आने चाहिए। अदरवाइज बच्चे कहते हैं हमने लिखा तो सब वही था मगर हमको तो नंबर नहीं मिले। तब बेटा बात आएगी क्या, एक्सप्लेन करते समय सप्लाई शुड बी रजिस्टर्ड पर्सन थी कि खाली पर्सन लिखा था, या नेचुरल प्राइस लिखा था, नॉर्मल प्राइस लिखा था, टैक्सेबल प्राइस लिखा था। देन पॉइंट नंबर 3, फिर नंबर कहीं कट गए। 2 और मोर सप्लाई, और ये मिनिमम 2 याद रखिएगा, एक साथ हो सकती है तभी आएगा टर्म। 4th, सप्लाई में कंटेन गुड्स और सर्विसेज, मैंने बता ही दिया था, कोचिंग का बता दिया था, बुक्स का बता दिया था, फिर कोचिंग के साथ बुक्स और पेन का बता दिया था। पॉइंट नंबर 5 है ऑल आइटम्स इंक्लूड इन दिस सप्लाई आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ही बताया था कि सर हम रजिस्टर लेना चाहते हैं, पेन कहीं और से लेना चाहते हैं। मैं बताया था स्टेशनरी की दुकान पे चले जाओ, एक स्टेशनरी से रजिस्टर ले लो, एक से पेन ले लो, तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट थोड़ी है, कोई बाउंडेशन थोड़ी है। ये भी एग्जाम्पल बता दिया आपको। पॉइंट नंबर 6, ओनली वन प्राइस, ये याद रखिएगा, एक बिल दिया जाता है, ओनली वन प्राइस। अच्छा अब सर ये ओनली वन प्राइस की मिक्स्ड सप्लाई का कोई और कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है। बेटा अभी जो ये कॉम्बिनेशन है, इस समझिएगा मेरी बात को, अभी का जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए आपके पास पैकेज पहले से बना बनाया होता है। ये आपकी एक शॉप है मान लीजिए, इस शॉप पर आप जाते हैं तो आपका टाइम बचता है और आप डायरेक्ट जाके इस शॉप से परचेज करते हैं उस बने बनाए पैकेट को और लेकर के चले आते हैं। मतलब कि समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, वो जो पैकेज है, जो वो पैकेट है, उस पैकेट को कौन बना के रखता है जिसका एक बिल होता है? सर जो सेलर होता है उसको बना करके रखता है। यस यही समझना आया था मुझको कि जो पैकेज है वो पैकेट जो है वो सेलर बना करके रखता है और उसके बाद उसका एक ही बिल होता है। यही सर्विस अगर आप देखें तो ये सर्विस कौन ले लेता है? ये सर्विस कभी कभी पैकेट बनाना कस्टमर खुद ले लेता है। सर वो कैसे ले लेता है? वो गया कहाँ गया? डिपार्टमेंटल स्टोर पे। जब डिपार्टमेंटल स्टोर पे गया तो डिपार्टमेंटल स्टोर पे जा करके
वो अपनी मर्जी से पैकेट बनाता है। मतलब उसको कुछ दाल चाहिए, कुछ आइटम जो है चीनी का चाहिए, कुछ सोप चाहिए, तो इन सबको जब वो कलेक्ट करके अपनी ट्रॉली में ले करके आता है, आपको याद होगा कि ऐसे अगर जाएं तो उनके पास अपनी अपनी एक ट्रॉली होती है, उस ट्रॉली के अंदर सामान ले करके काउंटर पे आते हैं, और जब काउंटर पे ले करके आता है ये, तो इसका सामान का पेमेंट करता है। तो ये भी देखिए, एक उसने इंडिविजुअल जगह जगह से लिया और मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या सर इसको भी हम मिक्स सप्लाई मानेंगे? नहीं बेटा, यहाँ पर जो पैकेज है इसको मिक्स सप्लाई में रखिएगा। ये चीज, ये मिक्स सप्लाई आप लीजिएगा, क्योंकि पैकेज ऑलरेडी सेलर ने आपको बना करके दिया है। परचेजर इस जगह जा करके उस पैकेज को नहीं बना रहा है, आपकी यूटिलिटी का पार्ट है और ये जनरल वे से बिकता है। कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आते हैं, हम लोगों ने फिफ्थ तक कर लिया था, ऑल आइटम्स इंक्लूड सप्लाई आर डिपेंडेंट नेचर। सिक्स भी हो गया था, वन प्राइस वन बिल। सेवन पे आते हैं, आइटम इन पैकेज कैन बी सप्लाइड सेपरेटली, और ये सारे सेपरेटली भी हो सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। जो पैकेज के कंटेंट थे एक साथ नहीं होना चाहिए। अब आती है बात कि सर ये फिफ्थ और सिक्स सेवन्थ में फिर डिफरेंस क्या है? ऑल आइटम्स इंक्लूड इन दिस सप्लाई आर ऑफ इंडिपेंडेंट नेचर। बेटा यहाँ इंडिपेंडेंट नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है, और यहाँ पर सेपरेटली सेल होने को कर रहा है। दोनों में डिफरेंस है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि एक के साथ कोई दूसरा लिंकअप नहीं है कि जरूरी है। जैसे अगर हम बोलते हैं ट्यूब एंड टायर, तो ट्यूब एंड टायर जो है वो तो कंपोजिट है, मिले जुले हैं। जब आप गाड़ी एक साथ ले रहे हैं, पेन के साथ में इंक है, तो आप पेन में जब इंक लोगे तो ही तो उसको आप यूज करते हो। सेपरेटली का कंडीशन है कि जब आप अलग अलग ले रहे हो, ऐसा थोड़ी है कि गाड़ी में इंजन बाद में खरीद ले जाओगे और व्हीकल अभी ले जाओ, एक साथ है। तो इंडिपेंडेंट वो होता है कि जो एक दूसरे से अलग हो, जिनको अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग किया जा सके, और एक की वजह से दूसरे की जरूरत ना पड़े, तब वो बेटा इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, इफ देयर इज नो कंपोजिट सप्लाई। अब हर तरीके से सप्लाई को चेक कर लिया और उसमें फेविकोल का मजबूत जोड़ आपको देखने में समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कहेंगे कि सर ये कंपोजिट सप्लाई तो नहीं है। बस जैसे ही देखा कि ये फेविकोल के मजबूत जोड़ से चिपकी हुई नहीं है, ये सब अलग अलग है, ये कंपोजिट नहीं है, देन ऑल कम्स अंडर द मिक्स्ड सप्लाई। देन नाइन्थ, सप्लाई डज नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट। बहुत ही आसान है, ये सप्लाई किसी भी तरीके से कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन में ना आती हो। तो जब कंपोजिट है ही नहीं तो कौन सी हो, मिक्स्ड है। ये भी आपके लिए काफी इजी हो गया। नाउ इट्स योर टर्न, इसमें कुछ पूछना हो, किसी पॉइंट में कोई दिक्कत हो, एनी कंफ्यूजन? No, sir. तो अगर आप इजाजत दें तो मैं अगले पॉइंट पे आ जाऊं, ई टैक्स लायबिलिटीज ऑफ मिक्स सप्लाई। Yes, sir. तो अब यहाँ पर आते हैं टैक्स लायबिलिटीज ऑफ मिक्स्ड सप्लाई। क्या कहता है ये, इसको समझते हैं। यहाँ पर, दो इन मिक्स सप्लाई ऑल द सप्लाईज आर इंडिपेंडेंट, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई और इनसिग्निफिकेंट सप्लाई। The rate of GST will be applicable according to the highest rate of GST on supplies included in package. It simply means that lower tax supply will also tax high rate. बहुत इंपॉर्टेंट है कितना पोर्शन। सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, समझाता हूं आपको। देखिए, हम बात कर रहे हैं सप्लाई की। हाँ सर, हम सप्लाई की बात कर रहे हैं, ठीक। सप्लाई में एक सप्लाई की हम बात कर रहे हैं, कंपोजिट सप्लाई की नहीं। अभी सर हमने मिक्स्ड की थी, मगर बीच में कंपोजिट समझाया था कि नहीं समझाया था? तो कंपोजिट के केस में क्या था, कंपोजिट के केस में क्लियर कट दो तरीके के गुड्स होते थे। सर दो तरह से कैसे, ज्यादा होते थे? नहीं बेटा, कैटेगरी उनकी दो होती थी। एक होता था प्रिंसिपल, ठीक। जो प्रिंसिपल गुड्स होते थे तो वो दो तरीके से भी आपके होते थे। एक आपका टैक्सेबल होता था और एक आपका एग्जम्प्ट होता था। इस तरीके से प्रिंसिपल गुड्स होते थे, ठीक।
और जो अदर गुड्स और सर्विसेज होती थी, इनका पूरा का पूरा टैक्स रेट, इनका टैक्स रेट सर हम क्या लेंगे, ये मेन समस्या थी कि सर हम क्या जीएसटी एक्ट को देखेंगे इनके टैक्स रेट के लिए, नहीं। तो इनका पूरा का पूरा टैक्स रेट डिपेंड करता था कि प्रिंसिपल का स्टैंडर्ड क्या है। अगर प्रिंसिपल का स्टैंडर्ड टैक्स का है और प्रिंसिपल का टैक्स रेट जो है वो मान लीजिए 12% था, अगर टैक्स रेट था और टैक्स रेट मान लीजिए कि 12% था, तो यही अदर्स का टैक्स रेट हो जाता था। कोई कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं। अदर्स में ये देखा ही नहीं जाता था कि अदर्स में क्या ये एग्जम्प्टेड अदर्स हैं या ये लेस टैक्स रेट हैं या ये मोर टैक्स रेट हैं। ऐसा किसी भी तरीके का कोई रीजन ही नहीं था, इन सबको कंसीडर ही नहीं किया जाता था। अदर्स को, अदर्स का अस्तित्व ही खत्म हो जाता था। जो टैक्स की बात होती थी, टैक्स का रेट होता था, उसी ही कंडीशन में सबके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता था। और बहुत अच्छा फायदा क्या होता था, फायदा इसमें ये रहता था कि अगर प्रिंसिपल एग्जम्प्ट है, अगर प्रिंसिपल एग्जाम्प्ट है, एग्जाम का मतलब कोई टैक्स नहीं लगता था, तो बेटा अदर्स के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता था, मतलब नो टैक्स। भले ही अदर्स टैक्स के दायरे में आता हो, मगर अदर्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता था। ये बताना जरूरी था ताकि कंपोजिट और मिक्स्ड के डिफरेंस को आप समझ सकें। अब मैं आता हूँ, इसी का जो दूसरा पार्ट है, वो जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, वो है मिक्स्ड सप्लाई। तो मिक्स्ड सप्लाई के कैडर में कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई अदर्स नहीं है। मिक्स के कैडर में मान लो कि ये 4 तरीके के आइटम्स हैं जिनको अटैच करके बनाया गया है। हाँ सर, शुरू से हम 4 कंटेंट लेके एग्जाम्पल में चल रहे हैं, और इसका जो कॉम्बिनेशन बेटा डेवलप किया गया, इसको प्लस किया गया, इसका जो कॉम्बिनेशन डेवलप है, तो इसका मतलब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इन सबको प्लस करके चल रहे हैं। तो जो 1 का रेट था, वो रेट मान लो है 5%, परसेंट नहीं लगा रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। इसका रेट मान लो ये है 12%, इसका रेट मान लो, इसका रेट है 18%, और जो चौथा आइटम है इसका रेट है 28%। ठीक। तो अब हम टैक्स पूरे कॉम्बिनेशन पे कितना लगाएंगे? तो क्वेश्चन ये यहाँ पे एग्जाम्पल यही कहता है कि जो हाईएस्ट रेट होगा हम वो लगाएंगे, मतलब सारी वैल्यू को जोड़ेंगे और उसके ऊपर 28% रेट लगा देंगे। हैं? तो सर यहाँ नुकसान नहीं हो जाएगा? हाँ बेटा, नुकसान तो हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ 5% है, मगर अब आपको इसके ऊपर कितना देना पड़ेगा, 28%। यहाँ पर कितना है, 12%, मगर कितना देना पड़ेगा, इसका भी आपको 28 देना पड़ेगा। यहाँ कितना है, 18 है, तो यहाँ पे भी 28 देना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ सर हमको तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। हाँ बेटा, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो आप कहेंगे हम बेवकूफ है सर, फिर हम मिक्स सप्लाई लें। हम मिक्स सप्लाई लेंगे ही नहीं, हम फिर अलग अलग लेंगे, कम से कम अपने पैसे को तो हम बचा सकें। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है मिक्स सप्लाई के लिए। तो आप कहेंगे सर ऐसे तो सेलर को नुकसान हो जाएगा। हाँ बेटा, मगर सेलर जो है वो भी बहुत स्मार्ट होता है। बहुत स्मार्ट होने का मतलब है कि सेलर पैकेज ही इस तरीके का डेवलप करता है कि जिसके रेट लगभग एक जैसे हों, ताकि उसके यहाँ से कस्टमर शॉप से वापस ना जाए। मतलब वो 5-5-5-5% वाले सारे कैडर एक तरफ रखता है, 12% वाले एक तरफ रखता है। सेलर बेवकूफ़ थोड़ी है कि 28% वाला लगा दे और सेल का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ा दे और कस्टमर लौट जाए। तो यहाँ पे सेलर इन सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। तो मैंने इस जगह पर आपको सीधे टैक्स लायबिलिटीज दोनों ही कंडीशन में बता दी। कब बता दी? कि जब कंपोजिट हो उसका, और मिक्स्ड का डिफरेंस भी बता दिया। तो अगर एग्जामिनेशन में डिफरेंस आ जाए तो यही जो चार्ट बताया था, इसी को एक बार रिवाइंड करके देख करके जाइएगा, इसी को एग्जाम में लिख दीजिएगा, नंबर आपके आ जाएंगे। तो अब बेटा ये टैक्स लायबिलिटीज में एग्जाम्पल भी इसी पे दे रखा, एक बता देता हूँ, एक अपने आप पढ़ लीजिएगा। A car and a refrigerator were sold together. It is a mixed supply. As car and refrigerator both the independent and they can be sold independently, but the higher tax rate of either supply will be applicable. तो देखो आ गया ना कि इनमें जिसका भी हायर रेट होगा वही हम यहाँ पर यूज कर लेंगे।
अगला अपने आप पढ़ लीजिएगा एग्जाम्पल, मैंने ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल दे दिया आपको, ये 3 एग्जाम्पल में से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास टाइम ऑफ सप्लाई कि मिक्स्ड में हम क्या देखेंगे कि किस समय हम टैक्स लगा रहे हैं इन द केस ऑफ मिक्स्ड। इफ द सर्विस इंक्लूड इन द बंडल हैव ए हायर रेट ऑफ जीएसटी देन द टाइम ऑफ सप्लाई इज डिटरमाइंड एज द सर्विस रूल। इफ द गुड्स, बहुत ही आसान सा पार्ट है, इंपॉर्टेंट तो है, मगर टाइम ऑफ सप्लाई के केस में बेटा जब भी सप्लाई की बात आएगी, किसकी बात आएगी, सप्लाई की बात आएगी, तो सप्लाई में दो चीज़ें होती हैं, एक गुड्स होता है इसको जी लिख रहा हूँ, और एक सर्विस होता है जिसको एस लिख रहा हूँ। तो अगर गुड्स का रेट जो है वो 28% का होता है टैक्स रेट, और सप्लाई का जो रेट है वो 12% है, तो बच्चे समझ जाइए कि इसमें हम क्या करेंगे। देखो क्या दे रखा है कि जिसका भी हायर रेट होगा हम उसी को पकड़ लेंगे, हम उसी तरह बढ़ लेंगे, इसका मतलब सर्विस का रेट फिर यूज नहीं होगा, और जिसका ज़्यादा होगा उसी का जो टाइम ऑफ सप्लाई का रूल लगता है काउंटिंग के लिए, वही टाइम ऑफ सप्लाई का रूल सेपरेटली लगेगा। सर ये टाइम ऑफ सप्लाई, बेटा टाइम ऑफ सप्लाई एक अदर टॉपिक है, उसके ऊपर मैं फिर दूसरा वीडियो बता दूंगा, मगर वो समय होता है कि किस समय टैक्स माना जाए, कि गुड्स जब दुकान पे पहुंचा दिए या किसी घर पे पहुंचा दिए वो समय माना जाए, या फिर जब ऑर्डर दिया है वो टाइम माना जाए, उन्हीं टाइम के हिसाब से टैक्स लगता है, क्योंकि टाइमिंग्स अलग अलग हो जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद हम लोग इल्यूजन बिटवीन कंपोजिट एंड मिक्स्ड। अब कंपोजिट और मिक्स में क्या है, मैनी टाइम्स प्रॉब्लम अराइज व्हेन जजिंग दैट सप्लाई इज रिलेटेड गुड्स, मतलब कब कब वो मिक्स्ड है कब नहीं, हमें कंफ्यूजन होता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में फेविकोल का मजबूत जोड़ बस याद रखिए, काम चल जाएगा। सर क्या मतलब, देखो एग्जाम्पल, वन पर्सन वॉज ट्रेवलिंग इन हिज कार, ऑन द वे अ loud noise started coming from the engine. The person did not know what was wrong in the car. He went to the service center immediately. The mechanic opened the car bonnet and changed a part and gave a bill stating price of the part along with the labor charges. तो अब देखो यहाँ पर लेबर चार्जेस उसने पार्ट्स के साथ में जोड़ दिए, दो चीजें देखो यहाँ पर आ गई। नाउ हियर इट इज टू डिटरमाइन वेदर द बिल इज फॉर गुड्स और सर्विसेज, और इट इज ए कंपोजिट सप्लाई। गुड्स है, सर्विस है, या कंपोजिट या मिक्स सप्लाई है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। अब देखिए क्या सीन है, क्या ये जो लेबर चार्ज है ये इस पार्ट के बिना होता, अगर ये पार्ट चेंज नहीं होता तो क्या आप लेबर चार्जेस देते, आपकी गाड़ी जा रही थी, गाड़ी तो एकदम सही है, तो क्या आपका दिमाग खराब है कि आप गाड़ी खड़ी करके कहेंगे मेरा इंजन खोल दो और खोल के बांध दो, मैं तुम्हें लेबर चार्ज दे दूंगा, नहीं, क्यों अपनी जेब से पैसा आप देना चाहेंगे। तो ये लेबर चार्ज की जब आइडेंटिटी डिपेंड कर गई किसके ऊपर, इस पार्ट के ऊपर, इसलिए कहा ना डिपेंडेंट, तो अगर इस पार्ट के ऊपर डिपेंड हो गई तब तो बात ही खत्म, तब तो ये कंपोजिट है। और अब अगर इन दोनों पे अलग अलग करके किया जा सकता है, मतलब इसके बिना, इस पार्ट के बिना भी लेबर चार्ज दिया जाता और वो अलग से होता, तो ऐसी कंडीशन में ये मिक्स्ड हो जाता। तो अब इसके लिए एक्सपर्ट क्या क्या अपना इसका समझाते हैं उसको देखिए। नंबर वन, वो कहते हैं इट इज अ सर्विस। द कार ओनर says that he was upset with the sound coming from the engine. The car was taken to mechanic to dash 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 dash. The owner did not want any other service or replacement. Owner only wanted to service of mechanic. In this whole supply, the service is the principal element. So this is the मैटर ऑफ कंपोजिट सप्लाई। तो देखो यहाँ पर भी क्या आ गया, कंपोजिट आ गया। मैंने क्या बोला कि जब ये इसके ऊपर डिपेंड हो गया और अलग नहीं किया जा सकता तो हम इसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट कहेंगे। बस फेविकोल का मजबूत जोड़ जिससे कि अलग ना किया जा सके। अब गुड्स भी हो सकता है सर, अभी तो आप सप्लाई कह रहे थे, अब ये गुड्स कैसे हो गया, तो ये भी सुनिए। प्राइस पेड फॉर द अबव बिल इट वाज 80% कॉस्ट ऑफ द होल बिल। तो जो पेड आपने किया है उसमें से 80% किसका है, वो पार्ट का है। तो मैंने अभी रिवाइंड करके देखिएगा, रिवाइंड करके देखिएगा, मैंने बताया था कि गुड्स हो और साथ में सर्विस हो तो जिसका रेट और अमाउंट ज़्यादा हो हम उसको ले लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास गुड्स का परसेंटेज 80% ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से ये हमारे लिए गुड्स हो गया। इट कैन बी अरेंज आर्ग्यू दैट बिकॉज द प्राइस ऑफ गुड्स इज हाईएस्ट,
सो द सप्लाई इज रिलेटेड टू गुड्स। तो अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुड्स जो है वो प्रिंसिपल मनी है। सो दिस इज ऑल्सो मैटर ऑफ कंपोजिट सप्लाई। फिर हम अलग नहीं कर पा रहे, कंफ्यूज हैं कि इसको हम गुड्स में बोलें कि हम सर्विस में बोलें। जो पॉइंट नंबर 1 था उसका लॉजिक क्लियर था कि कस्टमर ने कहा हम तो सर्विस लेने गए थे तो हम तो सर्विस के लिए देंगे, बाकी तो अटैच हो गया। दूसरा ये है कि भाई जो बिल आया तो उसमें गुड्स की कॉस्ट ज़्यादा थी, तो भाई ये तो गुड्स हो गया। तो देखो अब दोनों एक दूसरे से अटैच है, अलग नहीं किया जा सकता, तो आसान है कि इसको आप डायरेक्टली कंपोजिट सप्लाई कह दें। हाँ सर ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जब तक का आप ये समझ ही रहे तब तक का एक तीसरे आपके मित्र आ गया, उन्होंने कहा नहीं नहीं सर ने पढ़ाया था, हमको लॉजिक पता है कि मिक्स्ड सप्लाई है। हैं मिक्स सप्लाई कैसे है? तो अब इनका भी आर्ग्यूमेंट सुन लीजिए। ये क्या कहते हैं, कैन ऑल्सो बी ऑल्सो मेड दैट द बिल हैज अ सिंगल वैल्यू। क्योंकि सिंगल वैल्यू था, द पार्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इट बोथ आर इम्पोर्टेड एट देयर own place. So there is no principal supply here, which make its case of mixed supply, and both of which will be the higher tax rate। हम उसके ऊपर लगा देंगे। तो मिक्स सप्लाई क्या कहता था, मिक्स कहता था कि गुड्स भी हो और सर्विस भी हो और दोनों की इम्पोर्टेंस बराबर हो। तो इसमें बेटा देखो सर्विस तो थी ही थी, इसमें गुड्स भी था ही था, तो दोनों की इम्पोर्टेंस जिस समय बराबर दिखाई दे जाए, अलग ना किया जा सके, तब आप इसको बोलिएगा कि ये मिक्स सप्लाई, और रेट उसका लगा देना जिसका परसेंटेज ज्यादा हो। चौथी एक और अप्रोच आती है, कहते हैं नहीं अगर हम इसको इस एंगल से देखें तो इसको अलग अलग किया जा सकता है। अगर अलग अलग है तब तो बेटा ये मिक्स्ड में चला जाएगा, और उससे भी अलग अलग है कि सेग्रेट भी कर सकते हैं, मतलब अलग से काम करा लें। एन आर्ग्यूमेंट कैन ऑल्सो मेड दैट because both goods and services are important in this bill, so by stating the detail of both in an invoice different GST should be applicable। इसका मतलब है कि गुड्स के लिए एक अलग इनवाइस बना लो, सर्विस के लिए एक अलग इनवाइस बना लो। सर क्या मतलब, बेटा दो बिल बनवा लो। दिस इज नाइदर इन द केस ऑफ कंपोजिट नॉट द मिक्स, ना रहेगा ये मिक्स्ड ना रहे कंपोजिट, बिकॉज इन दिस सप्लाई दिस कैन ऑल्सो हैपन दैट ओनर ऑफ कार वेंट टू नियर बाय शॉप टू बाय पार्ट। वो चला जाए मार्केट में और जा करके वहां से एक पार्ट को खरीद लाए और ला करके आपको दे दे, तो भी तो ऐसा इसमें मुमकिन हो सकता था। तो आपने देखा एक एग्जाम्पल है और उसको इतने तरीके से एक्सप्लेन किया गया। सर हम तो कंफ्यूज हो गए, हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कंफ्यूज मत होइए, आप एक्सप्लेन करिएगा और उस आंसर दीजिएगा रीजन। तो जब बच्चा इसका रीजन अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देगा तो उसको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, केस आ गया। So to decide if a supply is a composite supply or a mixed supply, there is a no jacket rule. That is, there is no universal applicable formula. Rather, study of each case and each condition required to need looked in to remove this illusion. The arguments are made. तो क्या क्या है? Number 1, advance ruling arrangement have been made by the government so that any taxpayer can easily remove the confusion। ये गाइडेंस है गवर्नमेंट बीच बीच में देती है, उससे आपको मदद मिल जाएगी। द राइट हैज बीन गिवन टू द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रिमूविंग डिफिकल्टीज इन सेपरेट सप्लाई। जगह जगह इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, किसी तरीके के कंटेंट में अगर सप्लाई है या नहीं, उसको माना जाए या नहीं माना जाए, तो हम उन गाइडेंस को ले सकते हैं और देख सकते हैं। तो आज हम लोगों का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है मिक्स्ड सप्लाई के ऊपर। टाइम भी ओवर हो रहा है क्लास, एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, तो लॉजिक्स एकदम क्लियर रहेंगे तो कोई भी केस आप चारों तरीके समझा सकते हैं कि